10th में 2 चैप्टर ऐसे हैं फिजिक्स में जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनमें से एक तो है लाइट और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर फिजिक्स की बात करें रैंकिंग के हिसाब से, और फिर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हो आप, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में हम सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। आपने अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कहीं पर किसी चीज़ को पकड़ते हो और आपको करंट लगा। जैसे आपने कोई हैंडल पकड़ा, आपने घर में कोई गेट पकड़ा, आपको करंट लगा। कई बार ऐसा होता है आपको कि कहीं आपकी कोहनी लग गई, आपको करंट लगा। कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का करंट जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, सब ने किया होगा लाइफ में एक बार कम से कम, ठीक है। तो तब हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही हो, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं हो रही हो, लेकिन मैं उस चेयर से उठा और मैंने जैसे ही इसको पकड़ा मुझे करंट लगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ये कैमरा ऑन नहीं है, लेकिन मैं उस चेयर से उठता हूँ और इस कैमरे पे हाथ रखता हूँ, मुझे करंट लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब बारिश का टाइम होता है तो फिर मैं ऐसा भी देखता हूँ कि स्काई में लाइटनिंग होती है, एकदम बहुत तेज़ रोशनी होती है, बहुत तेज़ लाइट चमकती है। तो फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि वहाँ तक कोई वायर तो जा नहीं रहा, ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जो वहाँ तक कनेक्ट कर रखा है स्काई तक और वहाँ पर लाइट आ रही है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे वहाँ पर लाइटनिंग है। तो जब हमने इस तरह के एक्सपीरियंस किए तो साइंटिस्ट ने फिर इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है, सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों होता होगा। आप सब ने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया है ना, आपको कभी ना कभी कुछ करंट लगा है ना। जैसे कभी उठे, कहीं पर हाथ लगा, करंट लग गया, कुछ पकड़ लिया, करंट लग गया, ऐसा एक्सपीरियंस किया है। तो हमने जब इसको करके देखना शुरू किया तो हमें एक बात समझ में आई कि कोई भी मटेरियल जो होता है, अब आप ध्यान से सुनना, मैं इसके थोड़े से आगे चल रहा हूँ। कोई भी मटेरियल जो होता है वो मटेरियल किससे मिलकर बना होता है, तो आंसर है एटम। मटेरियल किससे मिलकर बना होता है? एटम। इस रूम के अंदर आप जितना भी मटेरियल देख रहे हैं, उस मटेरियल की सबसे छोटी वाली यूनिट क्या है? एटम। यानी कि ये पेन भी एटम से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अगर आप उस एटम को भी तोड़ते जाओ और छोटा करते जाओ तो आपको उसके अंदर भी पार्टिकल मिलते हैं, जिनको हम सब पार्टिकल या पार्टिकल कहते हैं बेसिकली, ठीक है। उन पार्टिकल का नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। हम पिछली क्लासों में ये भी पढ़कर आए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी तरह कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक सी बातें हम पढ़कर आए हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर कोई मटेरियल है, किसी मटेरियल के पास अगर करंट होता होगा तो हम ये सोचते हुए आए कि वो करंट क्यों होता होगा, तो आंसर है जब चार्ज मूव करता होगा। कौन मूव करता होगा? चार्ज। चार्ज मतलब कौन? या तो इलेक्ट्रॉन मूव करे या प्रोटॉन मूव करे, ठीक है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। एक्सपेरिमेंट क्या था? हमने क्या लिया, एक कैट फर लिया या सिल्क क्लॉथ लिया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, सिंपल सा एक कोई हमने सिल्क क्लॉथ ले लिया, ठीक है। उस सिल्क क्लॉथ पर मैंने एक ग्लास की रॉड या प्लास्टिक की रॉड, आप दोनों में से कुछ भी लेना चाहें वो ले लें, मैंने ऐसे रब की, ठीक है, या इससे मैंने रब किया, ठीक है। रब करने के बाद ये सपोज करो एक रॉड है, कोई भी रॉड मान लेना जो आपको ठीक लगती हो, ग्लास रॉड, प्लास्टिक रॉड, वॉटएवर जो भी आप मानना चाहो। फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ ग्लास रॉड लिख रहा हूँ। इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ के ऊपर जब रब किया हमने, और रब करने के बाद जब हम किसी एक चार्ज बॉडी के पास लेकर गए, किसके पास? चार्ज बॉडी के पास, तो हमने ये देखा कि ये वहां पर
क्या कर रही है, उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, यानी कि उसे अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है। मतलब इसको समझो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ये ग्लास रॉड है, एक और मैं रॉड ले लेता हूं यहां पर, सपोज करो कोई एक प्लास्टिक रॉड भी ले लेता हूं। ये है कौन सी रॉड, प्लास्टिक रॉड। अब बच्चों एक बार फिर से आओ, ये ग्लास रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड है, ये सिल्क क्लॉथ है। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले अगर इस प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड को हम पास पास लेकर आए, पास पास लेकर आने पर हमने ये देखा कि ये एक दूसरे को किसी भी तरह से ना तो अट्रैक्ट कर रही है ना रिपेल। सपोज करो ये ग्लास रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड है, मैं इनको पास लेकर आ रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं और ना अट्रैक्ट कर रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं ये। लेकिन अब कुछ होने वाला है, मैं इस प्लास्टिक रॉड को रब कर रहा हूं, सपोज करो ये सिल्क क्लॉथ है जो मैंने पहना हुआ है, उससे रब कर रहा हूं, ठीक है, मैंने अपने हाथ में पकड़ा, इसको भी रब किया और मैं इसको पास में लेकर आ रहा हूं। अब जब मैं पास में लेकर आता हूं तो ये एक दूसरे को अब अट्रैक्ट कर रही हैं, इतनी दूर रखता हूं, अब पास में आ रहा है, अपने आप आ रहा है, मैं नहीं लेकर जा रहा हूं, अपने आप आ रहा है। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसको अपने कपड़ों से रब नहीं करता हूं, रबिंग नहीं करता हूं, रबिंग करने से पहले तो ये कुछ नहीं कर रही थी, मैं पास में लेकर आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने इनको रब किया तो रब करने के बाद ऐसा कुछ हो गया है इनके साथ कि अब ये एक दूसरे को क्या करने लग गए हैं, अट्रैक्ट करने लग गए हैं। इसका मतलब इनके ऊपर कोई एक प्रॉपर्टी आ गई है, कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टी आ गई है, उस प्रॉपर्टी की वजह से अब ये एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन नहीं, कौन सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। ये बात आई आपको समझ में। अब फिर मैंने ये सोचा कि अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं दो चीजों को रब करूं और वो एक दूसरे को रिपेल कर दें। तो फिर मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने दो प्लास्टिक की रॉड ली, ये दोनों रॉड कैसी रॉड हैं, प्लास्टिक की रॉड, ठीक है। तो अब मैंने ये एक्सपेरिमेंट इनके साथ शुरू किया, ये दोनों रॉड प्लास्टिक की रॉड है, कहीं भी किसी क्लॉथ से अभी इनको रब नहीं किया गया है, ठीक है। अब जब मैं इनको पास लेकर आ रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रही हैं ये, ठीक है। तो मैंने कहा चलो इनके साथ करके देखते हैं, दोनों को रब किया, इसको रब कर लिया, इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी आ चुकी है, अभी इसको भी रब किया, इसके ऊपर भी प्रॉपर्टी आ चुकी है। अब जब मैं एक दूसरे के पास इनको लेकर आता हूं तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, जैसे पास लाता हूं फिर दूर भागती हैं, जैसे पास लाता हूं फिर दूर भागती हैं। तो इस बात का मतलब ये है कि जब ग्लास रॉड को और प्लास्टिक रॉड को रब किया गया था तो इन दोनों के ऊपर एक प्रॉपर्टी आ गई थी जिसकी वजह से ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट। जब दो प्लास्टिक रॉड को रब किया था तब भी इन दोनों के पास क्या आ गई थी, एक प्रॉपर्टी, ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो प्रॉपर्टी इनके ऊपर आ जाती है वो दो तरह की है। जब एक तरह की प्रॉपर्टी आती है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, और जब डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी आती है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो हमने उसका नाम रखा इलेक्ट्रिक चार्ज, उस प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या रखा, इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो कि जब उसके पास होती है तो वो दूसरी चार्ज्ड बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल। सुनना ध्यान से, ये प्लास्टिक बॉडी अभी किसी से रब नहीं की है तो अभी इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अब रब कर दी, अब इसके पास क्या आ गई, एक प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टी है जिसको हमने नाम रखा है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है जो जब इसके पास होगी तो ये दूसरी चार्ज बॉडी को क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया। अब इससे जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। देखो, प्लास्टिक वाली जो रॉड है उसके ऊपर मैंने थोड़ी देर के लिए कहा कि इसके ऊपर सपोज करो आप चार्ज आ गया होगा नेगेटिव। कौन सा चार्ज आ गया, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो चार्ज हैं
एक रॉड पर नेगेटिव आया है, एक पर पॉजिटिव आया है। अब ये चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे हो जाता है? सर ये जो आपने रब किया, रब करने से ऐसा क्या हो गया कि इसके ऊपर चार्ज आ गया? उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, कोई भी मटेरियल हो वो एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ सेल होती हैं, ठीक है, ऑर्बिट होती हैं, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, पॉजिटिव, ठीक है, मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर मैं किसी दो चीजों को आपस में रब करूं, ठीक है, तो रब करने पर इसमें से इसमें कौन ट्रांसफर हो जाता होगा? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन। कौन ट्रांसफर हो जाता होगा? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वो सबसे आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट में होते हैं। न्यूक्लियस सेंटर में, तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन रहते हैं और बाहर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जब आप रब करोगे तो जो बाहर वाली चीज है वो सबसे पहले इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि ट्रांसफर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। सर प्रोटॉन क्यों नहीं होते? प्रोटॉन भी तो हो सकते हैं। जब इतना छोटा सा एटम होता है, वहीं इलेक्ट्रॉन है वहीं प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर हो जाते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं हो जाते हैं? तो आंसर है कि जो न्यूक्लियस होता है, ध्यान देंगे इस बात पर कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वहां पर दो लोग हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन हैं ये इन प्रोटॉन को टाइटली पैक करके रखते हैं विद अ फोर्स दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूट्रॉन क्या करते हैं? प्रोटॉन पर क्या लगाते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स होता है? अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहना? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस में लगने वाला फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कुछ भी नहीं होता है। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक। तो सर प्रोटॉन भी तो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता होगा, क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये भी तो इसको खींच के रखता होगा। और आप तो कह रहे हो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकल जाएगा? प्रोटॉन तो उसे खींच के रखता होगा। तो बात तो सही है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी एक फोर्स लगता है, जो कि चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है। उस फोर्स का क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है ना, उस फोर्स का क्या नाम है? न्यूक्लियर फोर्स। इन दोनों फोर्स में से कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है? न्यूक्लियर फोर्स। और ये वाला कम स्ट्रांग है। ठीक है, तो अगर कुछ बाहर जाना है तो कौन सा फोर्स टूट सकता है और कौन सा नहीं? तो आंसर न्यूक्लियर फोर्स तो टूटेगा नहीं। कौन सा टूट सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। लेकिन फिर कोई बच्चा कहेगा सर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इतना कमजोर समझते हो कि वो उसे तोड़ दोगे, ऐसे करके तोड़ दोगे? तो आंसर है नो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर इतना स्ट्रांग फोर्स है तो अगर आप ऐसे नहीं तोड़ पाओगे तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? तो आंसर है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन दो तरह के होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन दो तरह के नहीं होते हैं, उनकी पोजीशन दो तरह की होती हैं। इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन का एग्जाम्पल देता हूं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। क्लोरीन के पास 3 सेल होती हैं। तो यहां पर मैं 3 सेल बनाता हूं, देखो 2 सेल और ये 3 सेल। 3 सेल बना दी मैंने। अब इसमें आउटर मोस्ट सेल में यहां पर कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। और यहां पर अंदर रहते होंगे 8 इलेक्ट्रॉन रहते होंगे, है ना? 6 7 8 और 2 ये बना दिए मैंने। प्रोटॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचता है क्योंकि ये सबसे पास में है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग खींचता है। उससे कम स्ट्रॉन्ग किसको खींच पाता है? सेकंड वाले को। उससे कम किसको? आउटर मोस्ट सेल का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको सबसे कम अट्रैक्शन दे पाता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको आप लोग जानते हो क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब मैं कहता हूं कि ऐसे किया और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो कौन से इलेक्ट्रॉन जाते होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। नाम याद रख लो, फ्री इलेक्ट्रॉन ही जाते होंगे, ये वाले नहीं जा पाते होंगे। तो अब आपको इस बात का भी आंसर मिल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना हल्का नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ देते होगा आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी स्ट्रांग है, न्यूक्लियर फोर्स भी स्ट्रांग है, केवल रबिंग करने से नहीं जाएगा कोई कहीं। लेकिन जिसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बहुत वीक लग रहा हो तो उसे तो तोड़ा जा सकता है। तो वो इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो चला जाता होगा। एक बात, कहीं ना कहीं आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इनको भी एक सेल से अपनी नेक्स्ट सेल में या कहीं पर भी मूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। तो वो एनर्जी कहां से आई? तो आंसर है कि अगर आप अपने हाथों को ऐसे रब करते हो, है ना, तो दोनों हाथों के बीच में आप हीट महसूस करोगे, करोगे या नहीं? हम लोग सर्दियों में अक्सर करते हैं ऐसे। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? जैसे बहुत सर्दी आती है ऐसा करने लग जाते हैं ना, क्यों? हीट लाने के लिए। तो हीट क्या है? एनर्जी। तो यानी कि जब आप रबिंग करते हो तो रबिंग करने पर उन फ्री इलेक्ट्रॉनों को ऐसे करने पर क्या मिल रही है? बोलो, हीट एनर्जी। उस हीट एनर्जी को लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाते हैं? जंप कर जाते हैं। ये बात आ गई आपको समझ में? क्लियर? अब इससे अगली बात सुनो। सर, सिल्क क्लॉथ को से जब आप ग्लास रॉड को रब कर रहे थे, ठीक है, तो सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब करने पर किसमें से किसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे? हमें कैसे पता चलेगा? तो आंसर है जिसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस वाली साइड से दूसरी साइड चले जाएंगे। क्लियर बात? जैसे एग्जांपल के लिए सिल्क क्लॉथ के पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कम फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होंगे। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां से कम की तरफ ट्रांसफर होंगे। कोई भी चीज हो हमेशा ज्यादा से किधर जाती है? कम की तरफ। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, तो अगर आप ये सोचो, अगर आप सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब कर रहे हो, सिल्क क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन अगर ग्लास रॉड में चले गए तो ये रॉड कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि कौन आया है इसके पास? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और ये सिल्क क्लॉथ कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्यों? क्योंकि इसके पास से कौन निकल गए हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो अगर मैं सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से ऐसे रब करूं तो रब करने पर सिल्क क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड में जा रहे हैं। जाने के बाद अब ये कैसा हो गया है? पॉजिटिव। ये कैसा हो गया है? नेगेटिव। अब इनको पास में लेकर आओगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव चीज है एक नेगेटिव चीज है। तो आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की क्या होती है? प्रॉपर्टी, जो कि जब उसके पास होती है तब वो दूसरी चार्ज बॉडी को क्या कर सकता है? फोर्स लगाकर अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। इतनी बात आ गई आपको समझ में? तो जब आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की बातें समझ में आ गई तो आप कुछ बातें हैं जो याद रख सकते हो, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या मैं कहूं लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? ऑलवेज रिपेल। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते होंगे, ठीक है। और जो अनलाइक चार्ज होते होंगे, ठीक है, अनलाइक चार्ज, वो एक दूसरे को क्या करते होंगे? अट्रैक्ट। इतनी बात इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कम से कम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया। अब इसके आगे की कहानी सुनो। अगर यहां से आप सपोज करो किसी नदी के पास खड़े हो, किसी रिवर के पास, किसी पॉन्ड के पास, तो अगर मान लो रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, रिवर फ्लो जो कर रही है, तो रिवर किससे बनी हुई है? पानी से। तो कौन फ्लो कर रहा है? वाटर। तो अब जब रिवर का फ्लो आप देखते हो तो आप कहते हो कि कौन फ्लो कर रहा है? वाटर फ्लो कर रहा है।
वाटर फ्लो कर रहा है, उसे वाटर का फ्लो ना कहकर हम लोगों ने क्या नाम रखा है, वाटर करंट। क्या कहते हैं उसको, वाटर करंट। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। इसी तरह से बच्चों आप एक चीज समझो, मटेरियल भी दो तरह के होते हैं, मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर और दूसरे कौन होते हैं, इंसुलेटर। अब ये कंडक्टर क्या होते हैं और ये इंसुलेटर क्या होते हैं, तो आंसर है कि जब किसी कंडक्टर से हम किसी चार्ज बॉडी को टच कराते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली वो पास कराने देता है। ठीक है, चार्ज को इजीली अपने थ्रू क्या करने देता है, पास करने देता है, तो ये क्या कहलाएगा, कंडक्टर। अगर मैं किसी चार्ज बॉडी को इसके पास लेकर आऊं और वो चार्ज इसमें पास ना करे तो हम इसको क्या कहेंगे, इंसुलेटर। ये बात आ रही है आपको समझ में। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मान लो सपोज करो, सिर्फ एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, जो मैंने आपको यहां पर एक एग्जांपल दिया था, रॉड का, ग्लास का, प्लास्टिक रॉड का एग्जांपल दिया था, जब आपने सिल्क क्लॉथ से इनको रब किया था तो ये दोनों रॉड कैसी हो गई थी, चार्ज। कैसी हो गई थी, चार्ज। अब मैं बच्चों एक काम करूं, अगर मैं एक एग्जांपल के लिए मैं सपोज करो एक ऐसा लेकर आता हूं, कौन, कॉपर का वायर इससे अटैच करा देता हूं। ये मैंने किसको अटैच करा दिया, कॉपर का वायर अटैच करा दिया। तो ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज तुरंत ही इसमें क्या होने लगेगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कॉपर वायर क्या है, एक कंडक्टर है। तो यानी कि चार्ज फ्लो करने की प्रॉपर्टी रखता है, चार्ज हमेशा फ्लो करने की प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन वो फ्लो किस में से कर पाता है, कंडक्टर में से, इंसुलेटर में से नहीं कर पाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो मैं एक धागा ले लूं, धागा, ठीक है, कोई भी एक थ्रेड ले लिया और उसको मैंने यहां कनेक्ट कर दिया धागे से, फिर मैं देख रहा हूं कि ये इसमें जाएगा, ये जा ही नहीं रहा। धागे को जब आप एक चार्ज बॉडी से कनेक्ट कर रहे हो तो वो उसमें फ्लो नहीं कर रहा, यानी कि वो धागा, वो थ्रेड क्या है, एक इंसुलेटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये अच्छा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि इसी नेगेटिव चार्ज को मैंने अगर कॉपर वायर से कनेक्ट किया होता तो क्या होता, तो आंसर है ये जितने भी इलेक्ट्रॉन, ये जितना भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो सबके सब क्या कर गए होते, फ्लो कर गए होते उसमें। तो इलेक्ट्रॉनों को क्या चाहिए होती है, जगह। जैसे ही उनको जगह मिलेगी वो क्या कर जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे, और वो जगह उन्हें कौन देता है, कंडक्टर, इंसुलेटर नहीं देते। तो अब हम इस चैप्टर में जितनी भी बातें करेंगे वो सब किसकी करेंगे, सिर्फ कंडक्टर की। बात आ गई आपको समझ में। तो जब हम बात कर रहे हैं फ्लो की, तो मैं कह रहा हूं कि जब एक कंडक्टर में एक चार्ज कनेक्ट किया जाता है तो वो वहां पर क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। ठीक है, यहां पर वाटर फ्लो कर रहा है, यहां पर कौन फ्लो कर रहा है, बोलो कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी से हमने टर्म बना लिया क्या, इलेक्ट्रिक। क्या टर्म बनाया, इलेक्ट्रिक। और फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, करंट। तो किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ये बात आई समझ में। ठीक है, लेकिन ये बात तो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, लेकिन बात ये है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करोगे, कितना इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने एक काम किया, मतलब ये क्वेश्चन बना ही क्यों उसको बताता हूं। जैसे मान लो कोई बच्चा कहता है कि सर देखो ये कॉपर का वायर है या कॉपर की रॉड है, और एक बच्चा लेकर आया एल्यूमिनियम की रॉड, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही कंडक्टर हैं, दोनों कंडक्टर हैं। तो अब इनमें दोनों में ही करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो इनमें से किस में ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, वो कैसे मेजर करोगे, ये तो मुश्किल हो जाएगा। आपने ये तो बता दिया कि कंडक्टर ही सिर्फ फ्लो कराते हैं, लेकिन सर दो कंडक्टर की बात करें तब, तो हमने कहा जिस कंडक्टर में एक सेकंड में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, वो उतना ज़्यादा हम क्या कहेंगे, उसमें उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, या वो कहूँगा उतना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा ही वो कंडक्टेंस है उसका, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करने की पावर है उसकी। ठीक,
जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने ये जो ग्लास रॉड ली थी, ठीक है, ग्लास रॉड जिसके ऊपर सपोज करो कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो इस वाली रॉड को अगर मैं यहाँ से उठाऊँ और इसको उठाकर इससे कनेक्ट कराऊँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ, इसको ले जाकर इससे कनेक्ट करा दूँ, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ फ्लो होना स्टार्ट करेगा, यस और नो। तो ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट है, ये यहाँ ऐसा भी तो होगा कि ये यहाँ पर भी अगर मैं इसको लेकर जाऊँ, अगर इस वाले को एक सेकेंड, इसको अगर मैं यहाँ लेकर जाऊँ तो क्या होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा। तो इन दोनों में से किस में इलेक्ट्रिक चार्ज ज़्यादा होगा, किस में इलेक्ट्रिक चार्ज ज़्यादा फ्लो होगा, कैसे पता करोगे? तो आंसर है कि 1 सेकंड में जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसमें हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है, ठीक है। 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने एरिया में, ये बात भी ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको एक एरिया देख लोगे कि हम तो इतने एरिया में चेक करेंगे दोनों में। तो अब देखो जैसे आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ से कौन पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो मान लो 1 सेकंड में यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन गए, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ से गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो किस में इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है, एल्यूमिनियम में ज़्यादा है। ये बात आ गई आपको समझ में, ठीक। वो अलग बात है, वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट तो हमें समझ में आ गया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम कंपेयर कराएंगे तो कैसे कंपेयर कराएंगे, तो आंसर है पर सेकंड में कराएंगे, 1 सेकंड में, ठीक है। ये बात आ गई आपको समझ में। फिर वो क्वांटिटी कितनी होगी वो हम बाद में चैप्टर में सीख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट की जब आप डेफिनेशन बनाओगे, सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, तो वो डेफिनेशन क्या होगी, तो आंसर है इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या, चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज, ठीक है, इन 1 सेकेंड। कहां से, थ्रू द क्रॉस सेक्शन, किसका, ऑफ अ कंडक्टर। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो अगर आपसे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पूछी जाए तो वो क्या होती है, तो आंसर है इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अब ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देखो ये एक सिलेंडर है, यस और नो, इस सिलेंडर में ये वाला पार्ट कर्व्ड वाला पार्ट है, और ये जो सामने वाला पार्ट है ये क्या है, सर्कुलर पार्ट है। इस सर्कुलर पार्ट में यहाँ पर एक क्रॉस लगा रहा हूँ, ये वाला जो एरिया होगा ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि सिलेंडर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कल का एरिया, ठीक। अब एक बार फिर से, ये एक क्यूबॉइड है, थोड़ी विड्थ भी है, ये एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में सामने वाली साइड में मैंने ऐसा क्रॉस लगाया, तो सामने वाले फेस का जो एरिया होगा वो इस क्यूबॉइड का क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस रूम में वो जो गेट है जहाँ से आप डेली एंटर करते हो, उसमें यहाँ पर एक क्रॉस लगा लो, तो वो क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब आप क्लास लेने के लिए आते हो तो मैं वहाँ पर खड़े होकर काउंट कर रहा हूँ 1 सेकंड में कितने स्टूडेंट अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में 3 आए, है ना, सुनना ध्यान से, 1 सेकंड में 3 आए। अगले दिन मैंने काउंट किया 1 सेकंड में 5 आ गए, ठीक है। तो स्टूडेंट का फ्लो कौन से दिन ज़्यादा था, दूसरे दिन। इसी तरह से किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, एक में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो इस वाले का क्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक करंट। ये बात आ गई आपको समझ में।
और ये इलेक्ट्रिक करंट जब आप देख रहे हो तो किस में देख रहे हो, तो आंसर है क्रॉस सेक्शन के थ्रू देख रहे हो। जब कोई एंटर करेगा तो इसी क्रॉस सेक्शन में तो करेगा, उसकी बात हो रही है। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है किससे, आई से। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू व्हाट, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड या टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू व्हाट, चार्ज अपॉन टाइम। यहां इलेक्ट्रिक नहीं भी लिखोगे चलेगा। अब इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं बताइए, आई से। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, स्मॉल क्यू लिख रहा हूं यहां पर अभी फिलहाल। और टाइम को किससे, टी से। ठीक है, चार्ज जो होता है उसकी यूनिट होती है कूलॉम। ठीक है, टाइम जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हुई, कूलॉम पर सेकंड। ठीक है, अगर हम एक स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ें तो स्टैंडर्ड यूनिट की बात करोगे तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, एम्पियर। ठीक है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। क्लियर बात, यहां तक बात आ गई समझ में। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होती है, बट स्टिल वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ये बात ध्यान रखोगे। देखो, किसी सर्किट में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो कौन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो किधर से किधर फ्लो होंगे, देखना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव है टर्मिनल है, और ये कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे फ्लो होंगे, किधर की तरफ फ्लो करेंगे, किसकी तरफ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो दरअसल ये होती है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, ऐसे। ये तो मैंने उल्टी बना रखी है, इसका मतलब आया ना, और होनी चाहिए ऐसी। तो एक्चुअल में ऐसी ही होती है। जब भी करंट की बात करें तो करंट की डायरेक्शन ऐसी ही होती है। इस तरह का जो करंट होता है उसका क्या नाम होता है, क्या नाम होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या नाम होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, क्या नाम होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन हम जितना भी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं वो सब उसका फ्लो इधर से इधर की तरफ देखते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये जो है वो हमारा कन्वीनियंट है कि हम इधर से इधर की तरफ बनाते हैं। तो ये जो करंट है इसका क्या नाम है, कन्वेंशनल करंट। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा किधर से किधर की तरफ फ्लो होता है, बोलो, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, और जो कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल करंट, उसकी डायरेक्शन बताओ किधर से किधर होती है, पॉजिटिव टू। और आप जब ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो पढ़ने पर भी आप कौन सा वाला करंट की बातें करोगे, तो मैं थ्रू आउट डायरेक्शन ऐसी बनाऊंगा। तो हम कन्वेंशनल करंट पढ़ेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये बात भी क्लियर है आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं कि हमने एक यूनिट पढ़ी एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पढ़ी हमने एम्पियर। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, पता है डेफिनेशन क्या है 1 एम्पियर की?
1 कूलम करंट, 1 कूलम फ्लो, 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो इसको ऐसे लिख लें, जैसे I इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय T। अब I 1 एम्पियर कब होगा, तो आंसर है जब उसमें चार्ज फ्लो होगा कितना, 1 कूलम, कितने सेकंड में, है ना, ये तो बनी डेफिनेशन। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे, इट इज डिफाइंड एज, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, इट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज 1 एम्पियर। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब बात लास्ट इसकी अगर हम करें कि इसको मेजर कैसे करते हैं, किससे करते हैं, एमीटर से करते हैं। एमीटर क्या है, एमीटर क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि किसको मेजर करती है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इसे कहां पर लगाना पड़ता है, तो आंसर है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाना पड़ेगा। और अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, तो क्या आंसर करोगे, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बताओ, बोलो, इलेक्ट्रिक सर्किट बताओ क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ तो होता ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिक सर्किट तो कुछ ना कुछ तो होता होगा, क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर में फ्लो करते हैं, तो कंडक्टर और इलेक्ट्रिक सर्किट एक ही बात है। देखो ये हमने यहां पर ये जो लगा रखा है ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, क्या है ये बोलो, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अब जो एक कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट वो क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ होता है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, जिसमें से क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। सिर्फ ये कहोगे कि इलेक्ट्रॉन जहां से फ्लो करते हैं उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, तो वो नहीं, वो तो कंडक्टर में भी होता है ना। तो डिफरेंस क्या है कंडक्टर में और इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो आंसर है दिस इज द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में हम जब एमीटर को लगाते हैं, किसकी बातें कर रहे हैं हम लोग, एमीटर की। जब हम एमीटर को लगाते हैं तो एमीटर को हम सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, एमीटर को हम कैसा लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में लगाने का क्या मतलब है, सीरीज में लगाने का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव को कनेक्ट किया, नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट किया, और जो जिस तरह से जो हमारा पाथ चल रहा है, ये इस पाथ में जैसा हमारा लोड लगा हुआ है, इसको हम लोड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बल्ब, फ्रिज, एसी, टीवी, कुछ भी। ठीक है, उसके साथ एंड टू एंड ज्वाइंट है ये। इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर इसको आप देखोगे तो ये एक एंड है इस कंडक्टर का, या इस लोड का एंड है, इसका एंड जहां पर हुआ वहीं से किसका स्टार्टिंग हो गया, एमीटर का। तो एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये किस में लगा हुआ है, सीरीज में लगाया हुआ है। सीरीज में हम क्यों लगाते हैं, सीरीज में लगाने का बेनिफिट ये है कि जब भी कंपोनेंट को सीरीज में आप लगाओगे तो वो हमेशा
क्योंकि वहां पर करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, तो वो आपको कंप्लीट करंट को मेजर करके देता है। यानी कि जब आप सीरीज में लगाते हो तो वहां पर जितना भी करंट फ्लो हो रहा होगा, जैसे यहां पर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये पूरा करंट यहां पर मेजर करके देगा आपको कितना, 5 एम्पियर। क्योंकि सीरीज के केस में क्या रहता है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। जबकि आप आगे जाकर पढ़ोगे एक पैरेलल का के भी केस होता है, पैरेलल के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो सीरीज में इसलिए लगाते हैं कि वैल्यू चेंज ना हो और वो पूरा करंट मेजर करके दे। क्लियर है बात? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।